हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली हान को डम गाय नजर आता है तो वो उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने वाला था, पर यिंग शुए हमारे ली हान के साथ बार्गेनिंग करने लगती है कि अगर वो इस डम गाय को यहाँ से ले जाए और उसके पास से अल्केमी सीख ले तो वो उसे 3 मिलियन में सिखा देगी। पर ली हान तो उल्टा उसे सिखाने के पैसे मांग रहा था, तो ना चाहते हुए भी उसे इस डील को साइड में रखकर ली हान को अल्केमी सिखानी पड़ती है, जो थोड़ी देर में ही काफी अच्छे से सीख गया था और साथ ही उसने काफी पावरफुल हाई ग्रेड की मेडिसिन भी तैयार कर ली थी, जिसे देखकर यिंग शुए इम्प्रेस तो काफी होती है पर एडमिट नहीं करती। इसी के साथ देखते ही देखते जो मास्क मैन उसका पीछा कर रहे थे वो झुंड में उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए अकेले इन लोगों से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, पर अपने डेड मास्टर के लेवल का यूज करते हुए वो इन लोगों को काफी आराम से हरा देती है। उसने तो हमारे ली हान से हेल्प करने को भी कहा था, पर ली हान एक्टिंग करता है हेल्प करने की, लेकिन एक्चुअल में हेल्प नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा चालू चीज जो है। अब यिंग शुए तो उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही और भी ज्यादा गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें निपटाने के चक्कर में वो तो खुद को हर्ट करने वाली थी, पर ली हान उसे एन मौके पे बचा लेता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उसकी काफी ज्यादा जर्जर हालत देखने के बाद वो कहता है कि लगता है हमारे स्वॉर्ड मास्टर की डिसाइपल बहुत ज्यादा कमजोर है, वो अभी अपने एक्सट्रीम पावर का यूज अच्छे से नहीं कर सकती। इधर दूसरी तरफ खुद को संभालते हुए यिंग शुए कहती है कि ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये लोग मुझे मार कर वो रेलिक मुझसे हासिल न कर ले। वो ली हान को घूर कर देखकर कहती है कि क्या ये रेलिक तुम संभालने के लिए लोगे? ली हान तो शौक होते हुए कह रहा था कि मैडम पगला गई हो क्या? ये लोग तुम्हारे पीछे 10,000 सालों से पड़े हैं और अब तुम्हें मार कर ये चीज हासिल करना चाहते हैं और तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर डाल रही हो। तुम चाहती हो ये लोग तुम्हारी तरह मेरे जान के भी दुश्मन बन जाए? मैडम ये गरम आलू है, मैं इसे अपने हाथ में नहीं लेने वाला। मैं बहुत ही स्वतंत्र किस्म का लड़का हूँ और मैं इस तरीके की परेशानी अपने पीछे लेकर नहीं चल सकता। ये बोलने के बाद वो जैसे ही अपने हाथ फैलाता है, वो डम गाय सोच रहा था कि उसके सीनियर ब्रदर को गरम आलू चाहिए। वो उसके हाथ में गरम गरम उबलता हुआ आलू पकड़ा देता है। थोड़ी देर के लिए तो ली हान के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था कि आखिर इस डम गाय का क्या करना चाहिए, लेकिन फिर उस आलू की एक मनमोहक सी खुशबू उसे खुश कर देती है, तो वो उसे आराम से खाना शुरू कर देता है। यहाँ ली हान अभी भी यिंग शुए को उसे घूरता देखकर कहता है कि तुम्हें इस सामान को अपने पास ही रखना चाहिए, पर यिंग शुए कहती है कि ये फेमस स्वॉर्ड मास्टर की चीजें हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं है जो इसे हासिल ना करना चाहता हो। तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी नहीं है कि तुम देख सको कि आखिर ये ट्रेजर कैसा है या क्या है? ली हान बिलाई क्यूरियोसिटी इस चीज की जो पलक झपकते ही तुम्हें जान से मरवा सकती है? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ ली हान तो से एडवाइस दे रहा था कि मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम भागने में अच्छी हो तो भागती रहो, तुम इनके हाथ कभी नहीं आओगी। पर तभी यिंग शुए ऐसा कुछ कहती है जिससे ली हान थोड़ी देर के लिए चौंक गया था। वो बताती है कि अगर वो भाग सकती तो जरूर भाग जाती, पर वो अभी ऐसी कंडीशन में है कि वो चाहते हुए भी यहाँ से भाग नहीं सकती। ये जानकर भी ली हान सिंपैथाइज नहीं करता। वो कहता है कि वैसे भी अब तुम अपने मन की मालिक हो, तुम देख लो कि तुम्हें और क्या करना है। थोड़ी देर में ही यिंग शुए का एहसास हो गया था कि यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और वो फटाफट से अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उन लोगों से किए हुए स्नीक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। उन लोगों ने दूर से छोटे छोटे डैगर उसकी तरफ थ्रो किए थे, जिसे देखकर तो डम गाय भी थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन फिर से वापस अपने काम में लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यिंग शुए ने बिल्कुल सही कहा, जब तक ये लोग उसे जान से नहीं मार देते ये लोग इसका पीछा करना छोड़ेंगे नहीं। वहाँ पर 3 मास्क मैन को देखने के बाद ये डम गाय तो अलग ही परेशान हो रहा था। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर देखिए ना, मैंने तो सिर्फ थोड़े ही आलू गर्म किए हैं, लेकिन यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। वो तो ली हान को अपने पास देकर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्यों ना आप अपनी पावर का यूज करके इनको यहाँ से भगा दो ताकि मुझे आलू बांट कर ना खाना पड़े। ली हान तो उसका मुंह बंद कराते हुए कह रहा था कि यू गाइस कैरी ऑन, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, बच्चा है ना कुछ भी बोलता है। इसके बाद तो ली हान यिंग शुए को ये कहते हुए मोटिवेट कर रहा था कि चिंता मत करो, बेफिक्र होकर लड़ो, अगर तुम मर भी गई तो मैं तुम्हारी बॉडी को जंगल में सड़ने नहीं दूंगा, बल्कि प्रॉपर तरीके से बरियल करूंगा। यहाँ दूसरी तरफ ये मास्क मैन काफी पावरफुल अटैक्स प्रिपेयर करते हुए यिंग शुए से कहते हैं कि देखते हैं अब तुम कितनी दूर तक दौड़ सकती हो। वो भी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड के साथ रेडी हो गई थी। उन फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को राउंड राउंड घुमाते हुए वो भी एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर देती है। उसके इस टेक्निक की वजह से उन मास्क मैन के लिए उसके पास आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वहीं इतनी इंटेंस सिचुएशन देखने के बाद वो ली हान आराम से उस पेड़ के नीचे सोते हुए कह रहा था कि जब ये सब खत्म हो जाए तो मुझे जगा देना, मुझे थोड़ा सा आराम करना है। यहाँ जिया ली हान को इतना ज्यादा रिलैक्स होता देखकर कहती है कि अगर तुम ऐसा ही बिहेव करते रहे तो वो जल्दी ही मारी जाएगी, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ली हान रिलैक्स मोड ऑन करते हुए कह रहा था कि डोंट वरी, अभी तक वो अपने लिमिट्स तक नहीं पहुँची, जैसे ही पहुँचेगी मैं देख लूंगा।
पर वहीं दूसरी तरफ हमें यिंगशुए को दिखाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई है। उसकी बॉडी से सारी पावर खत्म हो चुकी है। उस अकेले के लिए इतने सारे लोगों से डील करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता जा रहा था। वो उनके जबरदस्त लगाए हुए स्लैशेस को ब्लॉक करने के लिए उस स्वॉर्ड बॉक्स को उठाते हुए उसे जमीन पर पटकती है, जिसका ऑरा रिलीज होता है और इन सभी के अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उस स्वॉर्ड बॉक्स का प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि ये सारे के सारे मास्क मैन स्लाइड करते हुए काफी पीछे हट चुके थे। वो मास्क मैन ये देखने के बाद कि यंगशुआ अभी भी उनसे लड़ रही है, वो कहते हैं कि उस मास्टर को मरे हुए 10,000 साल हो गए हैं और अभी तक उसकी चीज को इस तरीके से संभालना बेकार है, इसे हमारे हवाले कर दो। इसके बाद हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। हम जानते हैं कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हो। ये सौदा तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए बेवकूफ मत बनो। पर वो तो केवल स्माइल करते हुए कहती है, तो फिर आ जाओ, फाइट करके देखते हैं कि कौन किसकी लिमिट तक पहुंचा है। ये बोलने के बाद वो अपना एक्सट्रीम ऑरा रिलीज करना शुरू कर देती है। उसने धीरे धीरे अपनी सारी पावर को गैदर करना शुरू कर दिया था। उसकी एनर्जी महसूस करने के बाद लीहान भी लाइक, यही तो मुझे देखना था। यहाँ दूसरी तरफ यिंगशुए उस स्वॉर्ड बॉक्स में मौजूद सारे के सारे स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए उन्हें मर्ज करके एक जायंट डिवाइन थंडर स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेती है, जिसको देखने के बाद ये तीनों मास्क मैन अपने पावर को मर्ज करते हुए कहते हैं कि एक और खतरनाक अटैक प्रिपेयर करो, वरना तो तुम सभी मारे जाओगे। उन तीनों ने भी अपने पावर को मर्ज करते हुए एक पावरफुल स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी। उनका स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा जबरदस्त था। अब तक यिंगशुए अपने अटैक को थ्रो कर देती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि बेचारा डम गाय इससे हर्ट होने वाला था। पर लीहान मौका रहते ही उसे संभाल कर पेड़ के ऊपर चढ़ा देता है। बेचारे डम गाय को तो पता ही नहीं था कि वो भी मरते मरते बचाए। वो तो कह रहा था कि ये सिस्टर तो कितनी अच्छी है, इसने कितना पावरफुल अटैक किया, मजा आ रहा है और करो। दूसरी तरफ इस टेक्निक को देखने के बाद लीहान काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। वो कहता है कि लगता है इस लड़की ने अपने मास्टर से ये कौशल भी सीखा है, लेकिन अफसोस इतनी ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी ये अपनी जान नहीं बचा सकती। लीहान की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा प्रेशर रिलीज कर रहा था जिससे यिंगशुए भी हिट हो जाती है। अब तक वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई थी। वो तो अपने मास्टर से माफी मांगने लगती है, ये कहते हुए कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, आपकी ये डिसाइबल आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। यिंगशुए को भी लग रहा था कि आज वो मारी जाएगी, क्योंकि एक तरफ वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल थी, वहीं दूसरी तरफ वो मास्क मैन एक और पावरफुल अटैक प्रिपेयर कर रहे थे। वो तो उसकी तरफ अपनी अपनी स्वॉर्ड को थ्रो कर देते हैं, जो उसे हिट होने ही वाला था। तभी एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और उन सभी के स्वॉर्ड रिवर्स हो जाते हैं। ये प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि वो सारे के सारे मास्क मैन काफी पीछे हट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये पावरफुल अटैक किसने किया, पर वो अपनी तरफ से एक और पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका ओपोनेंट पहले वाली से ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लीहान को देखते हैं, जो काफी गुस्से में यिंगशुए के पास पड़ी हुई एक स्वॉर्ड उठाते हुए उस पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर की टेक्निक को परफॉर्म करने वाला था, वो भी बिल्कुल उसी के अंदाज में। जिया ये देखने के बाद कहती है कि मैं तो इस लड़के के इस हीरो बनने वाली हरकत से परेशान हो चुकी हूँ। पहले लड़की को फंसने देता है और फिर बचाने पहुँच जाता है। यहाँ यिंगशुए को ये भरम होने लगा था कि उसके मास्टर उसके सामने खड़े हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारा लीहान, जो मेथड उसने किन किन से सीखा था, उस मेथड को परफॉर्म करता है। 9 हेवन स्लैशेस इन जबरदस्त अटैक के थ्रो करने के बाद वो सारे के सारे मास्कमैन एक ही अटैक से काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस खतरनाक अटैक के बाद तो उनका नामो निशान भी नहीं बचता। वहीं लीहान को ये टेक्निक परफॉर्म करता देखकर तो यिंगशुए को गलतफहमी हो जाती है और वो उसे अपना मास्टर समझते हुए उसे पीछे से हक कर लेती है और फिर काफी ज्यादा गुस्से में कह रही थी कि मास्टर आखिर आप कहाँ थे और इतने दिनों के बाद क्यों आए। लीहान को तो फिर से दूसरा बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पहले उसकी लवर ने उसे गले लगा लिया था और अब उसकी स्टूडेंट ने उसे गले लगा लिया। उसे तो समझ नहीं आता कि हर कोई उसे स्वॉर्ड मास्टर क्यों समझ लेता है। क्या उसकी पर्सनैलिटी स्वॉर्ड मास्टर से इतनी ज्यादा मिलती जुलती है। यहाँ दूसरी तरफ यिंगशुए इमोशनल होते हुए कह रही थी कि मास्टर मैंने आपको बहुत याद किया, आपको पता है मैं मरते मरते बची हूँ, आप इतने सालों से कहाँ थे। आपकी दी हुई चीज को छीनने के लिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, हर दिन मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने उन्हें कभी भी आपकी दी हुई चीज का पता नहीं बताया। मैं सच में अच्छी हूँ ना। वहीं दूसरी तरफ जिया के सामने आने पर लीहान हेल्पलेसली उसे देख रहा था और वो तो ताली बजाकर उसके मजे लेते हुए कहती है कि कमाल की बात है ना, तुम्हें इतनी अमेजिंग सी डिसाइपल फ्री में मिल गई। यहाँ लीहान के दिमाग की बत्ती जलती है और वो स्वॉर्ड मास्टर की तरह एक्टिंग करते हुए कह रहा था कि मेरी प्यारी डिसाइपल, अब मुझे ये बताओ, मैंने जो तुम्हें चीज दी थी वो तुमने कहाँ पर छुपाई है। वो तो कहती है काफी ज्यादा अच्छी जगह पर छुपाई है, कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता।
लिहान भी लाइक तुम्हारे मास्टर को तो बता सकती हो ना। वो तो गर्दन हिलाकर मना करने लगती है कि नहीं बता सकती। लिहान का अब दूसरा सवाल था कि ये बताओ कि मास्टर की कितनी प्रेमिकाएं थी। ये सुनकर तो यंगशे सोच में पड़ जाती है और कह रही थी कि मास्टर की तो कभी कोई लवर रही नहीं। फिर उसे याद आता है कि ये तो लिहान है और फिर वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फायदा उठाने की। मास्टर बनके मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते थे। उसने तो एक काफी पावरफुल अटैक भी प्रिपेयर कर लिया था ताकि वो लिहान की पिटाई लगा सके। पर लिहान खुद को संभालते हुए कहता है कि यहाँ तो साफ साफ पता लग रहा है कि कौन किसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। फिर तो यंगशे को याद आ जाता है कि हाँ उसे पहले गले लगाने वाली तो वो खुद थी। लिहान ने उसे थोड़ी ना कहा था कि वो उसका मास्टर आकर गले लगाओ। वो करते हुए कहती है कि ठीक है अब जब तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं इस बात को जाने दूंगी। लेकिन वो लिहान से क्वेश्चन करी थी कि मुझे ये बताओ आखिर तुम्हें मास्टर की स्वॉट टेक्निक किसने सिखाई। और फिर अपना थोड़ा सा दिमाग चलाने के बाद वो कहती है कि कहीं तुम मास्टर की नाजायज औलाद तो नहीं हो जिसे मास्टर ने सालों तक छुपा के रखा। ये सुनकर तो लिहान को भी झटका लगता है कि आखिर इस लड़के की इमेजिनेशन कितनी दूर तक पहुंच गई है। इसके बाद तो वो उस मौके का फायदा उठाने का सोच रहा था। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया जूनियर सिस्टर, मैं तुम्हारा काफी पुराना काफी दूर का तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। मतलब मैं मास्टर का दूसरा डिसाइपल हूँ जिसे मास्टर ने कहा था कि मैं आकर तुम्हारा ख्याल रखूं। हाँ मास्टर बताना भूल गए होंगे कि उनका एक और डिसाइपल भी था, पर देखो अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ तो चलो जल्दी से सीनियर ब्रदर बोलो। तुम्हें पता है मैं इतने सालों तक कितने खतरनाक मिशन पर गया हुआ था, अब वापस आने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखने यहाँ आ गया। यिंगशे को तो इस स्टोरी पर यकीन आ ही गया था क्योंकि लिहान की एक्टिंग है ही इतनी ज्यादा जबरदस्त। इससे पहले कि वो इमोशनल होती लिहान कहता है कि बोलो ना जल्दी से सीनियर ब्रदर। वो समझ जाती है कि अब जब ये इतना ज्यादा फोर्स कर रहा है तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है। वो उसे पिटाई लगाते हुए कहती है कि फिर से मेरे को उल्लू बना रहे हो, जाओ मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। ये बोलने के बाद वो थोड़ी सी नाराज हो जाती है। लिहान तो अपना हाथ देखने लगता है कि ये लड़की उसे क्या समझती है, छोटे भाई की तरह उसकी पिटाई लगाई जा रही है। इसके बाद रात का सीन दिखाते हैं जहाँ वो तीनों के तीनों आराम कर रहे थे। लिहान उनसे कहता है कि अब जब वो लोग यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब ये है कि अब हमारे छुपने के लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। दूसरी तरफ यिंगशे वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए कह रही थी कि मास्टर ने मुझसे कहा था कि मेरे अलावा एक और पर्सन है जो उस रैलिक को संभाल सकता है और मुझे यहाँ पर रहकर उसका इंतजार करना है। लिहान उसे एक ऑफर देता है कि चलो मैं उसे संभाल नहीं सकता लेकिन क्या मैं देख सकता हूँ कि आखिर वो रैलिक है क्या। पर यिंगशे अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उसे उठाकर दूर पटक देती है, उसके साथ साथ उस डम गाय को भी। वो तो लिहान से गुस्से में कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें उस रैलिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर देखना क्यों है। लिहान ने तो अपनी कल्टीवेशन का यूज करते हुए खुद को संभाल लिया था, पर बेचारा वो डम गाय फ्री फंड में पिट जाता है। पर जहाँ पर वो डम गाय उड़ते उड़ते पहुंचा था ना वहाँ पर एक केव था जिसे देखने के बाद लिहान तो मुस्कुराने लग जाता है कि ये है इसकी सुरक्षित जगह। अब तो ना चाहते हुए भी यिंगशे को उन्हें उस जगह पर लेकर जाना पड़ रहा था जहाँ ये काफी ज्यादा गुफा टाइप की जगह थी, अंधेरे से भरी हुई। वैसे इस जगह पर यिंगशे लिहान को इसलिए भी लेकर आई थी क्योंकि वो हमारे लिहान को एक बात बताना भूल चुकी है और वो बात ये थी कि उस रेलिक को मास्टर के अलावा और कोई नहीं छू सकता। यहाँ तक कि इतने सालों से उसे प्रोटेक्ट करने वाली यिंगशे भी नहीं, उसे सिर्फ वही बंदा छू सकता है जो कि उसका ओनर हो। इसलिए यिंगशे काफी कॉन्फिडेंटली उसे वो टोकन दिखाते हुए कह रही थी कि ये देखो ये है मास्टर का दिया हुआ रेलिक। जब वो खुद छूती है तो वो जगह ग्लो करने लग जाती है क्योंकि वो उस रेलिक को हाथ नहीं लगा सकती और उसे हाथ लगाते ही एक जबरदस्त ब्लास्ट होगा और जो उसे छुएगा उसे चोट लग जाएगी। तो लिहान को सबक सिखाने के लिए यिंगशे डिसाइड करती है कि क्यों ना लिहान को इस चीज में फंसाया जाए। तो वो लिहान से कहती है कि तुम जब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों ना इसे एक बार छूकर देख लो कि ये दिखता कैसे है। लिहान को ये बात पता नहीं थी इसलिए वो इस चीज के लिए एग्री हो जाता है, ठीक है छूकर देख लेते हैं। पर यिंगशे का कहना था कि अगर तुम छू पाओ तो उठा लेना। लिहान ऐसा ही करता है, उस रेलिक को छूते ही वो उसे उठाकर वहाँ से चलता बनता है। वैसे यिंगशे थोड़ी देर वेट करती है कि लिहान को कुछ हो, लेकिन ये देखने के बाद कि उसे कुछ भी नहीं हुआ वो हैरान होकर कहती है कि आखिर तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं और तुमने सच में उस रेलिक को छुआ। लिहान भी लाइक मैंने तुमसे कहा था ना कि मास्टर जिसके बारे में मेंशन करे थे वो बंदा मैं हूँ, इस रेलिक को संभालने वाला बंदा इकलौता मैं हूँ। यिंगशे को यकीन नहीं होता तो लिहान भी लाइक मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, तुम तो मानी ही नहीं। अब तो लिहान की स्टोरी इतनी ज्यादा कन्विंसिंग लग रही थी कि यिंगशे को ना चाहते हुए भी उस पर यकीन हो रहा था। और इसी फनी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही कमेंट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं इतने प्यार से वीडियोस लेकर आती हूँ और आप एक प्यारा सा कमेंट भी नहीं करते हैं, दैट्स नॉट फेयर। चलिए अब जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।